हेलो गाइस, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग पर। सो गाइस, आज हम लेकर के आए हैं आप सबके लिए कानपुर यूनिवर्सिटी यानी कि छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी का जो मास्टर ऑफ एजुकेशन यानी कि जो एमएड का कोर्स है उसका जो सिलेबस है उस पर बात करेंगे। किस तरीके से ये पूरा कोर्स डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि 2022 में जो नई एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है उसकी वजह से जो ईयरली पैटर्न था उसको चेंज करके सेमेस्टर प्रणाली में से चेंज किया गया है। तो चलिए आज हम देखेंगे कि किस तरीके से इसे सेमेस्टर्स में बांटा गया है। साथ ही साथ हम ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि इस पूरे सेमेस्टर का यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी का है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का, मास्टर ऑफ एजुकेशन कोर्स का नाम है। तो चलिए अब कोर्स स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। सबसे पहले चूंकि पूरे कोर्स को सेमेस्टर वाइज बांट दिया गया है तो फर्स्ट सेमेस्टर का हम सिलेबस देखेंगे। कंप्लीट सिलेबस क्या क्या हमें पढ़ना है, कौन कौन से इसमें पेपर होने वाले हैं, कौन से ऑप्शनल पेपर हैं, कौन से कोर पेपर्स हैं या फिर जो हमारे कंपलसरी पेपर्स कहलाते हैं वो कौन से हैं। तो वो सारी चीज़ें भी हम आज इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थ्योरी पेपर्स की या जो कंपलसरी पेपर्स हैं उनकी। तो जो कंपलसरी पेपर्स हैं उसमें पेपर 1 है फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, वो भी वेस्टर्न फोकस किया जा रहा है वेस्टर्न पर, यानी कि एजुकेशन का जो फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव है उसे हमें देखना है। वो भी किस पर्सपेक्टिव में देखना है, तो वेस्टर्न फिलोसफर्स के दृष्टिकोण से हमें एजुकेशन का पर्सपेक्टिव को देखना है। ठीक है। सबसे बड़ी बात मार्क्स के डिवीजन को लेकर के है। जो मार्क्स हैं इसमें 75 मार्क्स आपको एक्सटर्नल के मिलेंगे और 25 मार्क्स आपको इंटरनल के मिलेंगे। जब हम सिलेबस को अंदर डिटेल से समझेंगे तब मैं वहाँ पर आपको बताऊँगा कि ये जो 25 मार्क्स इंटरनल के हैं ये किस तरीके से डिवाइड होते हैं और किस तरीके से आपको ये नंबर मिलेंगे। तो पहला पेपर काहे का है? पहला पेपर है फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। ठीक है। अगला पेपर आ जाता है हमारा साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। अगर हम इसकी बात करें तो इसको हिंदी में बोलते हैं शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। ठीक है। तो ये जो पेपर है इसको हमें पढ़ना है। सेकंड पेपर हमारा कौन सा है? साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान का पेपर है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो मनोविज्ञान होती है वो मनोविज्ञान की तरह नहीं होती है। एजुकेशन में मनोविज्ञान किस तरीके से यूज़ हो रही है वो है। हम जब इसके सिलेबस को देखेंगे तब आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाएंगी। ठीक है। अगला जो पॉइंट आता है यानी कि जो अगला पेपर है पेपर 3 वो है हमारा सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा के सामाजिक परिप्रेक्ष्य। ये तीसरा पेपर है हमारा। चौथा पेपर जो बिल्कुल नया है, जो आपने इससे पहले नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि बाकी की जो 3 पेपर हैं फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, ये आपने बीएड में पढ़े थे। लेकिन जो चौथा पेपर कंपलसरी है वो है रिसर्च मेथड इन एजुकेशन। ठीक है। हमें जनरल पर्सपेक्टिव में रिसर्च मेथड्स को समझना है कि एजुकेशन में रिसर्च मेथड किस तरीके से यूज़ होते हैं। ठीक है। तो जनरल पर्सपेक्टिव को हमें यहाँ पर समझना है। ये पेपर आपके लिए बिल्कुल नया होने वाला है। आगे बात करते हैं ऑप्शनल पेपर्स पे। तो ऑप्शनल पेपर में आपको 2 में से कोई एक पेपर चूज़ करना है। तो जो इसमें आ जाता है ये 2 पेपर कौन कौन से हैं? गाइडेंस और काउंसलिंग, ये पेपर 5th का फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट जो है वो है हमारा ह्यूमन राइट्स एंड वैल्यू एजुकेशन। तो इन दोनों पेपर्स में से आपको कोई भी एक पेपर चूज़ करना है। जो भी पेपर आप चूज़ करेंगे उसी का एग्ज़ाम होगा, वही आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा ये तो हमारे हो गए कोर वाले सब्जेक्ट। ठीक है। 4 कोर सब्जेक्ट हो गए यानी कंपलसरी सब्जेक्ट। 5वां जो हमारा हो गया वो ऑप्शनल पेपर हो गया। इन दोनों में से हमें कोई एक चूज़ करना है। तो ये जो 5 पेपर हैं इनके आपके पेपर होंगे। ठीक है। इसके अलावा अगला आ जाता है प्रैक्टिकम वर्क यानी प्रैक्टिकल वर्क क्या क्या कराया जाएगा? तो रिव्यू राइटिंग कराई जाएगी को एसेंशियल बुक्स की। ठीक है। को एसेंशियल बुक्स की आपसे जो रिव्यू राइटिंग है वो करवाई जाएगी। साथ ही साथ आपसे क्या करवाया जाएगा? रिव्यू पेपर्स ऑन अ सेलेक्टेड डिजर्टेशन एरिया। आपको कोई टॉपिक दिया जाएगा डिजर्टेशन के लिए, आपको उस पर भी अपना रिव्यू लिखना है। इन दोनों पेपर्स में इंटरनल मार्क्स मिलेंगे 50-50। ठीक है। बाकी के जो 5 पेपर्स हमने ऊपर देखे उन सभी में आपको 75 मार्क्स का पेपर देना होगा और 25 मार्क्स आपको इंटरनली प्राप्त होंगे। ठीक है। इसके अलावा 3 जो पेपर हैं हमारे पास वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए हैं।
ठीक है, इसमें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आ जाती है, केयर फॉर एनवायरनमेंट आ जाता है, और तीसरा आ जाता है फैसिलिटेशन ऑफ दी स्पेशल डेज। तो इन सब में आपको ग्रेड मिलेंगे, कहाँ से, ए से लेकर के ई तक। जैसी आपकी परफॉर्मेंस होगी इस पे, उसी की बेसिस पर आपको इसमें ग्रेड दिए जाएंगे। तो जो पहला है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ये हमने बीएड में भी पढ़ा था, तो ये आप उससे आसानी से कर सकते हैं। अगला आ जाता है केयर फॉर एनवायरनमेंट। इसमें हमें एनवायरनमेंट के बारे में चीज़ों को समझना है, क्या क्या हम इन्वायरमेंट के लिए करते हैं, तो वो बेसिक सा है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, ठीक है। ये स्कूल कॉलेज के साथ साथ ही आपका चलता रहेगा। इसके बाद फैसिलिटेशन ऑफ स्पेशल डेज, जो भी स्पेशल डेज ईयरली पढ़ते हैं, जैसे कि अभी टीचर्स डे निकला है, तो टीचर्स डे पर जो सेलिब्रेशन हुआ उसमें आपने क्या किया, किस तरीके से आपकी परफॉर्मेंस रही, इन सब को रिलेटेड आपको एक फ़ाइल बनानी रहती है, तो वो सारी चीज़ें उसके अंतर्गत आ जाएंगी। तो ये था हमारा पूरा कोर्स डिज़ाइन कि किस तरीके से हमारा कोर्स इस सेमेस्टर का है। तो ये है हमारे पेपर्स। तो हमारे टोटल में 8 पेपर्स हैं। 8 पेपर्स में 5 पेपर्स ऐसे हैं जिसका हमें एग्ज़ाम देना है, ठीक है, जिसमें से 4 कंपलसरी हैं और 1 ऑप्शनल पेपर है। उन दोनों में से हमें एक चूज़ करना है, गाइडेंस या काउंसलिंग, या दूसरा जो है ह्यूमन राइट्स एंड वैल्यू एजुकेशन। इसके बाद हमें प्रैक्टिकल वर्क करने हैं, रिव्यू राइटिंग करनी है क्वेश्चनशियल बुक्स के लिए, और दूसरा है डिसर्टेशन एरिया पे हमें क्या करना है, जो रिव्यू पेपर्स लिखने हैं। इसके अलावा हमारा प्रोफेशनल डेवलपमेंट की चीज़ें आ जाती हैं। इसमें हम लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी देखते हैं, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स, किस तरीके से हम कम्युनिकेट करते हैं चीज़ों को। अगला आ जाता है केयर फॉर एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट की केयर हम किस तरीके से करते हैं, या क्या कौन कौन से स्टेप्स हम ले सकते हैं। अगला आ जाता है फैसिलिटेशन ऑफ द स्पेशल डेज, जो भी हमारे स्पेशल डेज पढ़ते हैं उनको हम किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, या किस तरीके से हम उनको देखते हैं, ठीक है, तो वो सारा इसमें आ जाता है। तो ये था हमारा सेमेस्टर 1 का पूरा कोर्स स्ट्रक्चर। अब हम डिटेल स्टडी करेंगे इसके पूरे सिलेबस की कि एक्चुअल में सिलेबस है क्या। तो चलिए सिलेबस देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन की, जिसमें हमें ख़ासतौर पर वेस्टर्न्स को पढ़ना है, ठीक है। कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप सभी इन ऑब्जेक्टिव्स को देख लीजिएगा। मैं आप सभी को कोर्स का जो कंटेंट है उसको समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो यूनिट 1 में जो पहला टॉपिक है हमारा, वो है हमारा एजुकेशन। एजुकेशन का मीनिंग क्या है, एजुकेशन का नेचर कैसा है, और एजुकेशन के क्या कॉन्सेप्ट हैं, इन सारे क्वेश्चंस के जवाब हमें इस पॉइंट के अंतर्गत समझने हैं। अगला जो हमारा पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है फिलॉसफी का। मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, और कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। फिलॉसफी का क्या मीनिंग है, फिलॉसफी का नेचर कैसा है, और कॉन्सेप्ट क्या है फिलॉसफी का, ठीक है। अगला जो हमारा पॉइंट आ जाता है इसमें, वो आ जाता है रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी। एजुकेशन और फिलॉसफी यानी कि शिक्षा और दर्शन में क्या संबंध है, किस तरीके से शिक्षा संबंधित है दर्शन के साथ में, और दर्शन किस तरीके से शिक्षा को प्रभावित करता है। अगला आ जाता है फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की फ़िलॉसफी क्या है, शिक्षा का दर्शन कैसा है, वो हमें यहाँ पर समझना है। इसके अलावा फंक्शंस ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, फंक्शंस क्या है फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन के, स्पेक्युलेटिव फंक्शन क्या है, नॉर्मेटिव फंक्शन क्या है, एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है, लॉजिक्स यानी तर्क क्या होता है, लॉजिकल एम्पिरिसिज्म क्या होता है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़नी है। इसके अलावा पॉजिटिव रिलेटिविज्म क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें फर्स्ट यूनिट में पढ़नी है। सिलेबस में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, अगर आप ध्यान से एक बार बुक को पढ़ लेते हैं तो आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। यूनिट 2 का पहला जो पॉइंट है वो है मेटाफिजिकल इश्यूज एंड एजुकेशन, यानी कि तत्व मीमांसा और एजुकेशन, शिक्षा में क्या संबंध है, ठीक है। साथ ही साथ ये ह्यूमन से किस तरीके से जुड़ी है, इसका नेचर कैसा है, और सोसाइटी पर ये किस तरीके के इम्पैक्ट डालती है, हमें वो सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़नी है। इसके अलावा एपिस्टेमोलॉजी इश्यूज़, ठीक है, तो इसमें हमें ज्ञान मीमांसा के बारे में पढ़ना होता है, एजुकेशन किस तरीके से उसको प्रभावित करती है, यानी ज्ञान मीमांसा का शिक्षा में क्या प्रभाव पड़ता है, रिगार्डिंग नॉलेज रिलेटेड टू क्रिटिकल एनालिसिस, ठीक है। तार्किक जो हम विश्लेषण करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, साइंटिफिक अप्रोचेस क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें भी हमें यहाँ पर पढ़नी है। अगला आ जाता है हमारा एक्जियोलॉजिकल इश्यूज एंड एजुकेशन। एक्जियोलॉजिकल इश्यूज़ का मतलब होता है मूल्य मीमांसा, यानी ज्ञान मीमांसा, ठीक है, तत्व मीमांसा और ज्ञान मूल्य मीमांसा। तो हमें इन तीनों को यहाँ पर समझना है यूनिट 2 में। साथ ही साथ इनके अंदर भी हमें कुछ कॉन्सेप्ट देखने हैं, जैसे एक्जियोलॉजिकल इश्यूज़ की अगर बात करें तो इसमें वैल्यूज़ क्या होती हैं, मूल्य क्या होते हैं, इटर्नल वैल्यूज़ क्या होती हैं, फिर रोल ऑफ पीस, पीस का क्या रोल है, एस्थेटिक्स इन एजुकेशन, एस्थेटिक्स का क्या रोल है, एजुकेशन में तर्क क्या रोल है, एथिक्स का क्या रोल है एजुकेशन में, तो वो सारी चीज़ें भी हमें यहाँ पर पढ़नी है।
इसके अलावा आता है यूनिट हम थर्ड में जब जाते हैं तो यूनिट थर्ड का जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या कहता है, इम्पैक्ट ऑफ फिलोसॉफिकल सपोजिशंस ऑन एजुकेशन, यानी कि जो दर्शन में जो अनुमान लगाया जाता है उसका शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है वो हमें यहाँ पर समझना है। जैसे आइडियलिज्म क्या होता है, आदर्शवाद क्या होता है, रियलिज्म क्या होता है, नेचुरलिज्म क्या होता है यानी कि प्रकृतिवाद क्या होता है, प्रैग्मेटिज्म क्या होता है यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, प्रयोजनवाद क्या होता है, एग्जिस्टेंटलिज्म की अगर बात करें तो जो अस्तित्ववाद होता है वो क्या होता है, मार्क्सवाद क्या होता है, और साइंटिफिक ह्यूमनिज्म क्या होता है। तो इन सब के बारे में भी हमें यहीं पर पढ़ना है विद स्पेशल रेफरेंस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज। ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ेंगे वो उसमें हमें रेफरेंस किस चीज़ को लेकर के चलना है, यानी कि नॉलेज के लिए इन सारे कॉन्सेप्ट्स जो दिए हुए हैं, आइडियलिज्म में नॉलेज के लिए क्या कहा गया है, रियलिज्म में नॉलेज के लिए क्या कहा गया है, तो इस हिसाब से हमें इसे पढ़ना है। ठीक है, रियलिटी को लेकर के क्या कहा गया है, वैल्यूज़ को लेकर के क्या कहा गया है, ठीक है, और इसके अलावा और एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं इन सभी के, यानी कि आइडियलिज्म का जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है वो क्या है, रियलिज्म का एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, नेचुरलिज्म का जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है वो क्या है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें यहाँ पर पढ़नी है। आगे देखते हैं, अब बात करते हैं यूनिट 4 की। तो यूनिट 4 में जो पहला पॉइंट आता है वो आता है मॉडर्न ट्रेंड्स इन फिलॉसफी। चूँकि दर्शन में भी लगातार परिवर्तन हो रहे हैं तो नई नई चीज़ें आती रहती हैं, तो इसमें फिलॉसफी में जो नए ट्रेंड्स आ रहे हैं जैसे रिकन्स्ट्रक्शनिस्ट क्या होता है, ये कौन सी अप्रोच होती है, ठीक है, इसके अलावा लॉजिकल पॉजिटिविज्म कौन सी अप्रोच है, ग्राउंडेड थ्योरी, नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी, ये सारी चीज़ें क्या हैं इनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके अलावा सेकंड पॉइंट है हमारा एजुकेशनल थिंकिंग ऑफ ग्रेट रेडिकलिस्ट। तो जो लोग एजुकेशनल थिंकिंग करते हैं एकदम कट्टरपंथी होकर के, रेडिकलिस्ट का मतलब होता है कट्टरपंथी, ठीक है, तो उसको लेकर के क्या विचार हैं, किनके विचार हमें यहाँ पर पढ़ने हैं, पाउलो के विचार पढ़ने हैं, इवान इलिच के विचार पढ़ने हैं, मारिया मॉन्टेसरी को पढ़ना है, रूसो को पढ़ना है, जॉन डेवी को पढ़ना है। ठीक है, हमने फिलोसफी में जब हमने स्टार्ट किया था तो देखा था कि हमें वेस्टर्न्स को पढ़ना है, तो यहाँ पर बेसिकली हमारा पूरा फोकस जो है वेस्टर्न एजुकेशन पे, यानी कि वेस्टर्न फिलोसफी किस तरीके से एजुकेशन को प्रभावित कर रही है उसको हमें यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वो 25 मार्क्स की जो आपको इंटरनल के थ्रू मिलने वाले हैं। ठीक है, उन 25 मार्क्स में आपको 5 नंबर मिलेंगे किसके, अटेंडेंस के। इसके अलावा 10 मार्क्स होंगे आपके मिड टर्म के, यानी कि बीच में आपका एक मिड टर्म भी होगा। ठीक है, यानी एक सेमेस्टर 6 महीने का है आपका, उसके बीच में 3 महीने में आपका एक एग्ज़ाम होगा जिसे हम मिड टर्म एग्ज़ाम कहते हैं। तो उसके भी एग्ज़ाम के भी मार्क्स जोड़े जाएंगे, यानी उसमें जो मार्क्स मिलेंगे 10 मार्क्स उसमें से आपके कंसीडर करके दे दिए जाएंगे। इसके अलावा प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ पीपीटी, आप जो पीपीटी बनाएंगे उसके 10 मार्क्स होंगे। ठीक है, तो 25 मार्क्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट जो हमारा है वो है पीपीटी का, दूसरा पार्ट है जो हमारा वो मिड टर्म एग्ज़ाम का है, और जो तीसरा पार्ट है वो है अटेंडेंस का। तो जो पहला पार्ट है पीपीटी का वो 10 मार्क्स का है, मिड टर्म एग्ज़ाम का पार्ट भी 10 मार्क्स का है, और अटेंडेंस आपकी 5 मार्क्स की है। ठीक है, तो 25 मार्क्स आपको इस तरीके से इंटरनली दे दिए जाएंगे। इसके अलावा जो 75 मार्क्स बचते हैं उसके लिए आपको एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, तो ये था हमारा सिलेबस फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के, यानी कि शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य का ये सिलेबस था। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारा सेकंड पेपर है उसकी। अब बात कर लेते हैं पेपर 2 की, जो कि है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। ठीक है, सबसे पहले कोर्स ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं कोर्स के कंटेंट पे। तो कोर्स का कंटेंट क्या है, सबसे पहली चीज़ आ जाती है एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होती है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और मेथड्स एंड स्कोप, इसके मेथड्स कौन कौन से हैं जिससे हम ये पता लगाते हैं एजुकेशन में साइकोलॉजी का इस्तेमाल किस जगह पर होता है, इसका क्या स्कोप है, हमें वो भी यहाँ पर पढ़ना होता है। ठीक है, इसके अलावा मेजर स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी कौन कौन से हैं, देयर कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन, उनका एजुकेशन में कंट्रीब्यूशन क्या है। जैसे यहाँ पर हमें कौन कौन से पढ़ने हैं, स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ना है, ठीक है, एसोसिएशन पढ़ना है, बिहेवियरिज्म पढ़ना है, गेस्टाल्टवाद पढ़ना है, ठीक है, साइकोएनालिसिस जो फ्राइड ने दिया था वो पढ़ना है, ह्यूमनिज्म मानवतावाद पढ़ना है, कॉग्निटिविस्ट अप्रोच पढ़नी है, कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर, ये जो स्कूल्स हैं साइकोलॉजी के, ठीक है, जैसे जैसे साइकोलॉजी का डेवलपमेंट होता गया नए नए स्कूल्स भी विकसित होते चले गए। ठीक है, तो हमें वही सारे स्कूल्स के बारे में यहाँ पर पढ़ना है यूनिट 1 में। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट 2 की।
तो यूनिट 2 में आपको सबसे पहला जो पॉइंट दिया हुआ है वो है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को पढ़ना है। डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं डेवलपमेंट के, सिक्वेंशियल डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ ईच स्टेज। ठीक है, तो डेवलपमेंट के बारे में आपको सब कुछ पढ़ना है कि डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, डेवलपमेंट के प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट एक सीक्वेंस में आगे बढ़ता है तो वो किस तरीके से बढ़ता है, साथ ही साथ कौन कौन सी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हर स्टेजेस में पाई जाती हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं हर स्टेज की, वो सारी चीज़ें भी हमें यहाँ पर पढ़नी है। अगला जो पॉइंट आ जाता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट। वो फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं डेवलपमेंट को, जेनेटिक, बायोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल एंड फिजिकल। ठीक, तो ये चारों फैक्टर्स को हमें पढ़ना है और इनका रोल क्या है, ठीक है, वो भी हमें पढ़ना है यहाँ पर। इसके अलावा थ्योरीज आ जाती हैं डेवलपमेंट की, कौन कौन सी, पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी आती है, फ्रॉइड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी आ जाती है, ठीक है, एरिक्सन की जो साइको सोशल थ्योरी आ जाती है और कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी आ जाती है। तो ये सारी जो थ्योरीज हैं, ये चार, फ्रॉइड, पियाजे, एरिक्सन और कोलबर्ग, ये जो चारों थ्योरीज हैं ये डेवलपमेंट की थ्योरीज हैं, इसलिए ये आपको सेकेंड यूनिट में पढ़नी है। अब बात कर लेते हैं यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड में जो हमें सबसे पहले पढ़ना है वो है लर्निंग। लर्निंग के क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, किस तरीके से हम चीज़ों को सीखते हैं, क्या है सीखना, वो समझना है। सीखने के कितने प्रकार होते हैं, क्योंकि हम कई तरीके से सीख सकते हैं, ठीक है। लेवल्स ऑफ लर्निंग क्या होते हैं वो भी हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं हमारी लर्निंग को, वो भी हमें यहाँ पर पढ़ना है। इसके अलावा लर्निंग की थ्योरीज कौन कौन सी हैं, जिसमें सबसे पहली जो थ्योरी है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, किसकी, स्किनर की, ठीक है। गैगने की थ्योरी है हायरार्की ऑफ लर्निंग। तीसरी थ्योरी है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, जो किसकी है, डोनाल्ड नॉर्मैन की। इसके बाद मास्टरी लर्निंग या ब्लूम टेक्सोनॉमी के नाम से आप इसे जानते हैं, ये भी आपने पढ़ रखा है। इसके बाद हल्स की रेनफोर्समेंट थ्योरी आती है, ये भी आपने पढ़ी हुई है। टोलमैन की थ्योरी ऑफ लर्निंग आती है। कर्ट लेविन की फील्ड थ्योरी आती है। कंस्ट्रक्टिविज्म और लर्निंग, यानी कि संरचनावाद और उसके साथ में लर्निंग किस तरीके से होती है, और ब्रेन बेस्ड लर्निंग क्या होती है, ठीक है। ब्रेन स्टॉर्मिंग के बारे में आपने सुना होगा, तो वो सारी चीज़ें भी यहीं पर आ जाती हैं, ठीक है। तो लर्निंग की जो सारी बातें हैं वो आपको यहाँ पर थर्ड यूनिट में पढ़नी है, ठीक है। जितनी भी थ्योरीज इसमें दी हुई हैं, इसमें से ज़्यादातर थ्योरीज आपने पढ़ रखी हैं, जो बची हुई हैं सिर्फ आपको वही पढ़नी है। अब बात करते हैं यूनिट 4 में। तो यूनिट 4 में आपको इंटेलिजेंस पढ़ना है, पर्सनालिटी पढ़ना है और क्रिएटिविटी पढ़ना है। तो तीन चीज़ों को यहाँ पर पढ़ना है, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी और क्रिएटिविटी। तीनों चीज़ों में कॉन्सेप्ट, थ्योरीज और उनका मेजरमेंट किस तरीके से किया जाता है। क्रिएटिविटी की अगर बात करें तो क्रिएटिविटी का कॉन्सेप्ट क्या है, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जिससे हमें पता चलता है क्रिएटिविटी है या नहीं है। और अगली चीज़ है वे टू फॉस्टर क्रिएटिविटी, किस तरीके से क्रिएटिविटी को बढ़ाया जा सकता है, तो उसके बारे में भी हमें यहाँ पर पढ़ना है। इसके अलावा प्रैक्टिकम वर्क आ जाता है। प्रैक्टिकम वर्क में वही सारा काम जो मैंने पिछली यूनिट में बताया था, पीपीटी बनानी है, मिड टर्म एग्जाम होंगे, अटेंडेंस होगी, 25 मार्क्स आपको इसी के बेसिस पर मिलेंगे, ठीक है। बाकी 75 नंबर का आपको पेपर देना होगा। अब बात करते हैं पेपर थर्ड की। पेपर थर्ड जो है हमारा वो है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के जो कोर्स ऑब्जेक्टिव हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। कोर्स कंटेंट की बात करते हैं, यूनिट 1 में आपको पढ़नी है डेफिनीशन एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, यानी कि सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन की क्या डेफिनीशन है और उसका क्या क्या स्कोप है। इसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन। इसके बाद क्या आता है, इंटर रिलेशनशिप, सोशियोलॉजी और एजुकेशन का क्या रिलेशन है आपस में, हमें वो समझना है, क्योंकि शिक्षा का काम है समाज को सर्व करना और सोशियोलॉजी समाज से मिलकर के बना हुआ है, तो एजुकेशन और सोसाइटी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। अब क्या रिलेशन है वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। इसके अलावा आ जाता है कॉन्सेप्चुलाइजिंग एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन को समझना कल्चर के बेस पर, सोशलाइजेशन और एजुकेशन के बेसिस पर, ये सारी चीज़ें भी आपको इसी में पढ़नी है। इसके बाद आ जाता है एजुकेशन एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशन एक सोशल इंस्टीट्यूशन की तरह कार्य करता है, किस तरीके से, हमें वो यहाँ पर पढ़ना है। इट्स हिस्टोरिकल इवोल्यूशन, किस तरीके से इसका विकास हुआ है, और कंटेम्प्रेरी फॉर्म जो आज के समय में ये पाई जाती है वो भी हमें यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं यूनिट 2 की तरफ। तो यूनिट 2 में हमें क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, क्या होता है सोशल स्ट्रक्चर, वो हमें यहाँ पर पढ़ना है। अगला जो पॉइंट हमें यूनिट 2 में पढ़ना है वो है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ ऑन एजुकेशन। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव क्या है एजुकेशन का, एज अ सोशल सिस्टम, ठीक है। सोशल सिस्टम में वो किस तरीके से एजुकेशन काम करती है, हमें वो यहाँ पर समझना है। स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्कूल्स, कॉन्फ्लिक्ट स्कूल, सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म भी हमें यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट, ये जो यूनिट 2 है काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, इसे आप बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। अब बात करते हैं यूनिट थर्ड की। तो यूनिट थर्ड में आपको कल्चर एंड एजुकेशन को पढ़ना है। इसकी मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, टाइप्स ऑफ कल्चर, कितने तरीके के कल्चर हैं, क्योंकि भारत एक बहुविविधता वाला देश है, तो विविधताएं पाई जाती हैं। तो हमारे यहाँ कल्चर भी अलग अलग तरीके के होते हैं। जब कल्चर अलग अलग तरीके का होगा तो हमें उन सभी चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जब एजुकेशन पॉलिसी बनाई जाती है तो एक व्यक्ति को देख कर नहीं, पूरे देश को देख करके बनाई जाती है। और जब पूरे देश को देख करके वो बनाई जाएगी तो हमें पूरे कल्चर को, समाज को समझना होगा। इसीलिए शायद हम सोशियोलॉजी को एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, ठीक। इसके अलावा रोल ऑफ एजुकेशन इन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में एजुकेशन का क्या रोल है, कल्चरल चेंज क्या होते हैं, कल्चरल क्राइसिस क्या होती है, विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में आपको ये सारी चीज़ें देखनी है। कल्चरल यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडिया, कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोजिट कल्चर, ये भी हमें यहाँ पर समझना है, ठीक है। इसके अलावा हमें सोशल चेंज पढ़ने, कॉन्सेप्ट, पैटर्न एंड थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज, किस तरीके से समाज में परिवर्तन होता है, पैटर्न्स बदलते हैं, और जो सोशल चेंज की थ्योरीज हैं हमें वो भी यहाँ पर पढ़नी है। एजुकेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज, शिक्षा एक इंस्ट्रूमेंट की तरह, शिक्षा किस तरीके से पूरे समाज को प्रभावित करती है, हमें वो भी यहाँ पर पढ़ना है। इसके अलावा फैक्टर्स एंड रिफ्लेक्शन ऑफ सोशल चेंज, क्या फैक्टर्स हैं, रिफ्लेक्शंस हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कोई सोशल चेंज हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा कांस्टेंट ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया, कौन कौन सी बाधाएं हैं जो सोशल चेंज को, मतलब जब भी कोई सामाजिक परिवर्तन होता है तो कौन कौन सी बाधाएं हैं जो उसे रोकती हैं परिवर्तन को होने से, वो हमें यहाँ पर पढ़नी है। कास्ट, क्लास, लैंग्वेज, रिलीजन, ठीक है, रीजनलिज्म, और इसके बाद एथनिसिटी। तो ये सारी चीज़ें, कास्ट जाति व्यवस्था क्या है, क्लास जो क्लास सिस्टम आता है वो क्या है, भाषाएं, धर्म, ठीक है, और रीजन क्षेत्रवाद, ये सारी चीज़ें किस तरीके से जो सोशल चेंज है उसको प्रभावित करती हैं, हमें वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर पढ़नी है। इसके अलावा यूनिट 4 में स्टडी ऑफ सोशल थॉट्स एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ एमाइल डर्किम, ठीक है। इसके अलावा जो सोशल थॉट्स हैं हमें वो पढ़ने हैं एमाइल डर्किम के, टॉलकॉट के, P.A. सोरोकिन के। इसके अलावा चार्ल्स कूले को भी हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो हमें 4 लोगों को पढ़ना है, एमाइल डर्किम को, टॉलकॉट को, सोरोकिन को, और साथ में चार्ल्स कूले को, ठीक है। इन सब के सोशल थॉट्स क्या थे, किस तरीके से इन्होंने समाज को कंट्रीब्यूट किया, क्या कंट्रीब्यूशन है इनका, वो हमें यहाँ पर पढ़ना है। लास्ट में आ जाते हैं प्रैक्टिकम वर्क। जैसा कि मैंने पहले यूनिट में बताया था, प्रैक्टिकम वर्क सेम वैसा ही है, पीपीटी, मिड टर्म एग्जाम और अटेंडेंस। 10 नंबर पीपीटी के, मिड टर्म के 10 नंबर और अटेंडेंस के 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। 75 नंबर का आपका एग्जाम होगा, ठीक है। अब बात करते हैं पेपर 4 की। पेपर 4 जो है वो रिसर्च मेथड का पेपर है। ये पहली बार आप लोग पढ़ने वाले हैं तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। रिसर्च, आपको यहाँ पर सबसे पहले यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, रिसर्च पढ़नी है, नेचर एंड इट्स कॉन्सेप्ट, रिसर्च का नेचर कैसा है और रिसर्च का कॉन्सेप्ट क्या है वो हमें यहाँ पर समझना है। इसके अलावा इंक्वायरी किस तरीके से की जाती है, साइंटिफिक मेथड क्या है इंक्वायरी का, नेचर एंड सोर्स ऑफ नॉलेज, सोर्स क्या है नॉलेज का, आखिर में सोर्स क्या है नॉलेज का वो भी हमें यहाँ पर समझना है। पैराडाइम क्या होते हैं, प्री पॉजिटिविस्ट, पॉजिटिविस्ट एरा, थ्योरी, मॉडल्स एंड अप्रोच, देयर इम्प्लीकेशंस फॉर एजुकेशनल रिसर्च। तो प्री पॉजिटिविस्ट अप्रोच कौन सी है, पॉजिटिविस्ट अप्रोच कौन सी है, ये कौन सा कालखंड था, इस समय कौन कौन से मॉडल्स डेवलप हुए, क्या अप्रोच थी इनकी, और किस तरीके से ये एजुकेशनल रिसर्च में इम्प्लीमेंट होते हैं, हमें वो सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़नी है। इसके अलावा एजुकेशनल रिसर्च क्या होती है हमें वो पढ़ना है। यहाँ पर एजुकेशनल रिसर्च में हमें मीनिंग, पर्पस एंड स्कोप को समझना है, ठीक है। इसके अलावा हमें पढ़ना है, अगला पॉइंट क्या आ जाता है हमारा, अगला पॉइंट आ जाता है टाइप्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, बेसिक, अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च एंड देयर करेक्टरिस्टिक्स। फिर हमें पढ़नी है एजुकेशनल रिसर्च के टाइप्स, ठीक है। बेसिक रिसर्च कैसी होती है, अप्लाइड रिसर्च किस तरीके से की जाती है, और एक्शन रिसर्च क्या होती है, वो सारी चीज़ें भी हमें यहाँ पर पढ़नी है। अगली जो यूनिट आ जाती है हमारी यूनिट 2। यूनिट 2 में हमें रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर क्या होता है। जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो रिसर्च करते समय हमें क्या करना होता है, रिव्यूज़ करने होते हैं, ठीक है। जो भी काम, जिस फील्ड में हम काम करने जा रहे हैं, क्या उस फील्ड में कोई काम हो चुका है तो उसी के लिए हम क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं। तो रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर किस तरीके से किया जाता है, इसका मीनिंग क्या होता है और इसको करने की क्या वजह है वो पढ़ना है, और रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं वो पढ़ना है। इसके अलावा रेफरेंसेस, APA स्टाइल, जब भी हम कोई रिसर्च लिखते हैं या रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में हम बहुत जगह से डेटाज लेते हैं, बहुत जगह से अलग अलग चीज़ें लेते हैं।
तो वो सारी चीज़ें किस तरीके से लिखी जाएंगी उसका भी एक सेट पैटर्न होता है, उसी के बेसिस पर हमें उसे लिखना होता है। तो एपीए स्टाइल में उसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा सेलेक्टेड बिब्लियोग्राफी आ जाती है। एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी क्या होती है? आइडेंटिफिकेशन सोर्सेज ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो जो रिसर्च प्रॉब्लम्स होती हैं वो किस तरीके से आती हैं, हमें वो भी यहाँ पर पढ़नी है। अगला जो पॉइंट आ जाता है कंडक्टिंग द लिटरेचर सर्च यूजिंग डेटाबेस एंड इंटरनेट। किस तरीके से हम लिटरेचर को सर्च कर सकते हैं रिव्यू करने के लिए, पढ़ने के लिए इंटरनेट पे, और डेटाबेस का हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट सर्च टूल्स कौन कौन से होते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, एंड क्वालिटी ऑफ इंटरनेट रिसोर्सेज, और जो भी हमें रिसोर्स प्राप्त हो रहा है उनकी क्वालिटी कैसी है हमें वो भी यहाँ पर समझना होता है। अगला आ जाता है यूनिट 3। यूनिट 3 में हम पढ़ते हैं पॉपुलेशन एंड सैंपल एंड देयर करेक्टरिस्टिक्स। पॉपुलेशन क्या होते हैं, सैंपल क्या होता है और उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, वो हमें यहाँ पर पढ़नी है। सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स क्या होती हैं, हमें उसके बारे में यूनिट 3 में पढ़ना है। अगला पॉइंट आ जाता है हमारा सैम्पलिंग एरर्स एंड वे टू रिड्यूस दैम। जब हम कोई सैंपल लेते हैं तो सैंपल लेते समय कभी कभी हमारे साथ एरर हो जाती है। तो सैम्पलिंग एरर होती क्या है, किस तरीके से वो एरर्स होती हैं और हम किस तरीके से उन्हें कम कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़नी है। अगली यूनिट आ जाती है हमारी यूनिट 4। यूनिट 4 में हमें सबसे पहले देखना है डेवलपिंग अ रिसर्च प्रपोजल। किस तरीके से हम एक रिसर्च प्रपोजल तैयार करते हैं, ठीक है। अगला जो ए पॉइंट है इसमें प्रॉब्लम्स एंड इट्स सोर्सेज, सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, उसका सोर्स क्या है, और सिलेक्शन किस तरीके से किया जाता है प्रॉब्लम का। यानी कि जब हम कोई रिसर्च प्रपोजल तैयार करते हैं तो रिसर्च प्रपोजल की शुरुआत होती है एक समस्या से, ठीक है। वो समस्या हम किस तरीके से सेलेक्ट करते हैं हमें वो यहाँ पर पढ़ना है। वेरिएबल्स एंड इट्स टाइप, कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं, कितने टाइप के वेरिएबल्स होते हैं वो हमें यहाँ पर पढ़ना है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव एंड कॉनकमिटेंट क्या होता है वो भी हमें यहाँ पर पढ़ना है। हाइपोथेसिस किस तरीके से बनाई जाती है, हाइपोथेसिस से क्या मतलब है, इसका प्रकृति कैसी है, करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और हाइपोथेसिस के टाइप क्या होते हैं, ठीक है। वो भी हमें यहाँ पर पढ़ना है। जब आप इसको पढ़ेंगे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, बहुत मज़ा आएगी आपको। इसके अलावा जो लास्ट टॉपिक है हमारा इसका वो है रिसर्च डिज़ाइन। किस तरीके से एक रिसर्च को डिज़ाइन किया जाता है जिसे हम ब्लूप्रिंट भी कहते हैं, ठीक है। तो रिसर्च डिज़ाइन किस तरीके से तैयार की जाती है वो भी हमें यहाँ पर पढ़ना है। इसके बाद प्रैक्टिकल वर्क आ जाता है। प्रैक्टिकल वर्क में वही पीपीटी तैयार करनी है, 10 मार्क्स मिलेंगे। मिड टर्म एग्जाम के आपको 10 मार्क्स मिलेंगे और अटेंडेंस के 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो ये रहा पेपर 4। अब हम बात करने वाले हैं लास्ट पेपर पे। लास्ट पेपर जो हमारा ऑप्शनल पेपर है उसमें मैं आज आपको बताऊंगा काउंसलिंग और गाइडेंस के बारे में, ठीक है। जो काउंसलिंग और गाइडेंस है, क्योंकि कानपुर में मोस्टली जो है कानपुर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें मोस्टली गाइडेंस और काउंसलिंग पढ़ाई जाती है। उसका मेन रीज़न ये है क्योंकि हम बीएड में जो गाइडेंस और काउंसलिंग है उसे पढ़ के आए हैं, तो बच्चे ज़्यादातर उसे ही प्रेफरेंस देते हैं, इसीलिए मोस्टली कॉलेजेस में उसी को ही एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो हम आज बात करेंगे गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में। अगर आपने अपने कोर्स में दूसरा पेपर लिया हुआ है यानी कि वैल्यू एजुकेशन और ह्यूमन राइट्स को लिया हुआ है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसे भी आपको समझा दूँगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं इलेक्टिव पेपर की या जो ऑप्शनल पेपर होता है उसकी, ठीक है। तो हम इसमें बात करने वाले हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग की, ठीक है। ये पेपर 5th है और ये लास्ट पेपर है, क्योंकि बाकी के जो 3 पेपर होते हैं, क्योंकि 4 पेपर हमारे पहले हो गए, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एंड फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव। इसके अलावा चौथा पेपर हो गया हमारा रिसर्च का। 5वां जो पेपर होता है वो गाइडेंस एंड काउंसलिंग का। इसके अलावा जो 3 पेपर बचते हैं वो सारे कैसे हैं, वो हमारे ग्रेडिंग पेपर्स होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए हमें कोई भी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो हम कॉलेज के साथ साथ ही उन्हें कंप्लीट करते हुए चले जाते हैं, ठीक है। उनके लिए हमें किसी भी तरीके का लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ये आप पढ़ लीजिएगा। कोर्स कंटेंट पे बात करते हैं तो सबसे पहले यूनिट 1, सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें वो है गाइडेंस की मीनिंग क्या है, एम्स क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, स्कोप एंड नीड्स क्या है, ठीक है। गाइडेंस और काउंसलिंग, जब आप बीएड में थे तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग नाम से आपका एक पेपर था, तो ये चीज़ें आप वहाँ पर पढ़ के आए होंगे, इसलिए आपके लिए बहुत ही आसान पेपर रहने वाला है। अगला पॉइंट जो है हमारा टाइप्स ऑफ गाइडेंस, कौन कितने प्रकार की गाइडेंस होती है। गाइडेंस का मतलब होता है मार्गदर्शन, मार्गदर्शन कितने प्रकार का होता है। एक पर्सनल तरीके से दिया जाता है, एजुकेशनल गाइडेंस होती है, वोकेशनल गाइडेंस होती है एंड गाइडेंस फॉर चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के लिए जो गाइडेंस होती है वो कितने अलग अलग विद डिफरेंट एबिलिटीज़,
वो गाइडेंस जो अलग अलग बच्चों के लिए, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों के लिए होती है, वो किस तरीके से दी जाती है और उसका क्या रोल होता है, किस तरीके से वो दी जाती है, हमें वो यहाँ पर समझना है। इसके अलावा टेक्निक्स ऑफ गाइडेंस, कैरियर कॉन्फ्रेंसेस क्या होती हैं, ऑडियो विजुअल एड्स क्या होते हैं, विजिट्स, डिस्कशंस एंड लेक्चर्स क्या होते हैं, गाइडेंस किस किस तरीके से दी जाती है। ठीक है, तो कैरियर कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं, एजुकेशनल गाइडेंस दी जाती है इनमें, ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू भी क्या करी जाती है, गाइडेंस दी जाती है, विजिट करके भी गाइडेंस प्राप्त करते हैं, डिस्कशंस और लेक्चर्स के थ्रू भी गाइडेंस दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें यहाँ पर पढ़नी है। अब बात करते हैं यूनिट 2 की। तो यूनिट 2 में सबसे पहला जो पॉइंट आता है, एसेंशियल रिक्विसाइट ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम, क्या क्या जरूरी होता है गाइडेंस प्रोग्राम को चलाने के लिए, हमें वो यहाँ पर पढ़ना है। इसके अलावा इंडिविजुअल इन्वेंट्री सर्विसेज क्या होती हैं वो पढ़ना है, इंफॉर्मेशन सर्विसेज क्या होती हैं, काउंसलिंग सर्विसेज क्या होती हैं, प्रिपरेशन सर्विसेज क्या होती हैं, प्लेसमेंट क्या होता है, फॉलो अप सर्विसेज क्या होती हैं। इन सब के बारे में आपने बीएड में पढ़ा है। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसान होने वाली हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट आता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम, गाइडेंस प्रोग्राम को किस तरीके ऑर्गेनाइज किया जाता है एलिमेंट्री और सेकेंडरी स्कूल्स के लिए। ठीक है, हमें वो यहाँ पर पढ़ना है, क्योंकि गाइडेंस और काउंसलिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत एलिमेंट्री और सेकेंडरी स्कूल्स के बच्चों को ही होती है। ठीक है, इसके अलावा रोल ऑफ टीचर्स इन ऑर्गेनाइजिंग द गाइडेंस प्रोग्राम, टीचर का क्या रोल होता है गाइडेंस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में, हमें वो यहाँ पर समझना है। इसके अलावा मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज इन गाइडेंस प्रोग्राम, किस तरीके से जो हमारी रिसोर्सेज होती हैं हम उनको मैनेज करते हैं किसी गाइडेंस प्रोग्राम में, उसे हमें यहाँ पर समझना है। इसके अलावा स्किल्स ऑफ यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ऑनलाइन टेस्टिंग सर्विसेज, कैरियर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग। ठीक है, चूँकि डिजिटल हो रहा है सब कुछ, तो हमें डिजिटली सभी चीज़ों को रखना है। ठीक है, तो गाइडेंस प्रोग्राम किस तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर चलाए जा रहे हैं, उन सारी चीज़ों को भी हमें यहाँ पर समझना है। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट 3 पर। तो यूनिट 3 में जो पहला पॉइंट है वो है काउंसलिंग। अभी तक हम गाइडेंस की बात कर रहे थे, अब बात करते हैं काउंसलिंग पे। काउंसलिंग के मीनिंग, कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंस क्या क्या है वो हमें यहाँ पर पढ़ना है। काउंसलिंग कितने तरीके की होती है, टाइप्स उसके पढ़ने हैं अलग अलग बेसिस पर। ठीक है, इंडिविजुअल और ग्रुप काउंसलिंग, तो ये 2 टाइप्स हो गए, हमें ये पढ़ना है। अप्रोचेस क्या क्या होती हैं काउंसलिंग की, डायरेक्टिव अप्रोच होती है, नॉन डायरेक्टिव अप्रोच होती है और कलेक्टिव अप्रोच होती है। ठीक है, तो हमें ये भी यहाँ पर पढ़ना है। इसके अलावा टेक्निक्स इन काउंसलिंग, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है काउंसलिंग में, टेस्टिंग एंड नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स, टेस्टिंग और नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं, स्टेप्स ऑफ काउंसलिंग, काउंसलिंग के कौन कौन से स्टेप्स हैं वो हमें यहाँ पर समझने हैं। इसके अलावा द क्वालिटीज़ ऑफ इफेक्टिव काउंसलर, और कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक इफेक्टिव काउंसलर में। ठीक है, तो वो भी हमें यहाँ पर जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आ जाता है काउंसलिंग स्किल्स, बिल्डिंग ट्रस्ट, लिसनिंग, अटेंडिंग, बिल्डिंग रैपोर्ट, डिमॉन्स्ट्रेटिंग एम्पैथी, ऑब्जर्विंग, इंटरव्यू, टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। तो काउंसलिंग स्किल्स कौन कौन सी होती हैं, हम किस तरीके से ट्रस्ट को बिल्ड करते हैं, किस तरीके से हम दूसरों को सुनते हैं, कैसे अटेंड करते हैं। ठीक है, रिपोर्ट किस तरीके से बनाते हैं, रिपोर्ट का मतलब होता है हम किस तरीके से उसे अपने उसमें लेते हैं, विश्वास में लेते हैं, ताकि वो हमें अपनी सारी बात बता सके। ठीक है, एम्पैथी किस तरीके से जनरेट करते हैं, ऑब्जर्व कैसे किया जाता है, इंटरव्यूज़ क्या होते हैं, कितने टाइप के इंटरव्यूज़ होते हैं, वो हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। इसके अलावा जो अगला पॉइंट आ जाता है, प्रोसीजर ऑफ कंडक्टिंग इंटरव्यू, कौन कौन से प्रोसीजर होते हैं वो हमें यहाँ पर पढ़ना है इंटरव्यू को कंडक्ट कराने के। प्रिपरेशन, प्रोसेस, इंटरप्रिटेशन, रिकॉर्डिंग एंड टर्मिनेशन, वो हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। इसके अलावा यूनिट 4 में इंडिविजुअल एंड ग्रुप काउंसलिंग क्या होती है, इंडिविजुअल काउंसलिंग किस तरीके से होती है, ग्रुप काउंसलिंग क्या होती है, बच्चों में ये किस तरीके से की जाती है, एडल्ट्स में किस तरीके से की जाती है, इमोशनल, सोशल, बिहेवियरल एंड एकेडमिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं बच्चों में। ठीक है, तो वो भी हम किसके माध्यम से जानते हैं, काउंसलिंग के माध्यम से समझते हैं, इसीलिए काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, इसके अलावा रोल ऑफ रिलैक्सेशन स्ट्रेटजीज, थेरेपीज फॉर रिड्यूसिंग स्ट्रेस, पर्सनल स्किल मैनेजमेंट। ठीक है, तो जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं जिससे हम रिलैक्स कर सकें, थेरेपीज़ कौन कौन सी होती हैं जिससे हम स्ट्रेस को रिलीज़ कर सकें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी हमें यहाँ पर पढ़नी है। सबसे आसान जो पेपर है वो यही है। 5 पेपर्स आपको पढ़ने हैं कंपलसरी रूप से, जिसमें से एक साइकोलॉजी और दूसरा आ जाता है जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग है। ये दोनों बहुत ही इजी होने वाले हैं आपके लिए। बाकी फिलॉसफी और सोशियोलॉजी जो होता है वो मॉडरेट लेवल पर रहते हैं, जबकि इस बार का जो सबसे टफ सब्जेक्ट जो, यानी ये भी कह सकते हैं कि आप उसे पहली बार पढ़ रहे हैं इसलिए आपको वो टफ लगेगा, वो है रिसर्च। ठीक है,
तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ों को कंप्लीट करना है। इसमें भी आपको प्रैक्टिकल वर्क देखने को मिलेगा। पीपीटी है इसमें 10 मार्क्स की, ठीक है। 10 मार्क्स का मिड टर्म एग्जाम्स है और अटेंडेंस है इसमें भी 5 नंबर की। तो ये भी आपको सारी चीज़ें समझनी है। ये तो बात हो गई हमारे सिलेबस की। हमने बात की सबसे पहले कि कोर्स किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है और कोर्स को किस तरीके से सेमेस्टर में बांटा गया है। हमने सेमेस्टर के पूरे सब्जेक्ट्स पेपर्स को देख लिया। पेपर्स में जो जो पेपर्स हमें पढ़ने हैं, जिसके हमें एग्ज़ाम देने हैं, हमने उनके सिलेबस को भी देख लिया है। बाकी के जो 3 सब्जेक्ट्स हैं उनकी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आपकी कॉलेज चलती रहेगी वो सारी चीज़ें उसी में कवर हो जाएंगी, ठीक है। आपको इन्हीं 5 पेपर्स को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बुक्स की। तो कौन कौन सी बुक्स हमें ख़रीदनी चाहिए जिससे हम इस पूरा कोर्स जो है उसे कवर कर सकें, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ कि आप किस तरीके से किसी बुक को ख़रीदें। अगर आपके पास टाइम है तो आप बुक स्टॉल में जा सकते हैं, अपने सिलेबस को लेकर जाइए, आप लेकर बैठिए, बुक मांगिए उनसे और उसके बाद आप अपने सिलेबस के हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि एक बुक में आपको पूरी चीज़ें नहीं मिलने वाली हैं। जब आपको एक बुक में सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी तो वो आपके लिए अच्छी भी बुक नहीं रहेगी, ठीक है। तो आपको अच्छी बुक चूज़ करने के लिए सबसे पहले अपने सिलेबस को लेना है, बुक स्टॉल पर जाना है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली उस पूरी बुक को चेक कर लेना है, ठीक है। अगर उसमें मैक्सिमम टॉपिक्स आपको मिल जा रहे हैं तो वो बुक आप ले लीजिए। साथ ही साथ उसमें आप ये भी देखिएगा कि उसकी लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखनी है, ठीक है। अगर ईजी लैंग्वेज है, आपको लैंग्वेज भी समझ में आ रही है, उसमें आपका कोर्स कंटेंट भी कवर हो रहा है, तो आप उस बुक को ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपके लिए सबसे बेटर ऑप्शन ये है कि आप इग्नू के मटेरियल को कंसीडर कर सकते हैं, या जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं, ओपन यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी हैं इंडिया में, आप उनकी लिस्ट निकालिए और उनके मटेरियल जो हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं। अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो आप नॉर्थ साउथ जितनी भी ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं सभी के डेटाज को एसेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको जो इग्नू है उसके मटेरियल पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होना पड़ेगा, क्योंकि वही एक यूनिवर्सिटी ऐसी है जो क्या करती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पूरा सिलेबस लगभग करवा देती है आपका, ठीक है। तो आप बुक्स के लिए, आप बुक्स अगर आप नहीं भी खरीदते हैं तो आपका काम चल जाएगा। आप इग्नू से या तो ऑनलाइन मटेरियल डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। ऑनलाइन डाउनलोड करके आप प्रिंट ले सकते हैं, या फिर अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक से उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। जो भी बुक्स इस सिलेबस से रिलेटेड मुझे मिलेगी मैं उसमें आपको डाल दूंगा PDF के फॉर्म में, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। स्पेशली आपको अलग से हर सब्जेक्ट की बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। आप ऐसे ही जैसे मैंने बताया है इग्नू के मटेरियल से आप पढ़ सकते हैं, आसानी से आपका पूरा कोर्स वहाँ से कवर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सिलेबस पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। साथ ही साथ जो टेलीग्राम ग्रुप मैंने नीचे बताया है आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आप वहाँ पर भी अपने कमेंट्स के माध्यम से सारी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। जो भी आपको दिक्कत आएगी उन सभी के लिए मैं आपके लिए हाजिर हूँ हमेशा के लिए। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एमएड में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प इस चैनल से मिलने वाली है, ठीक है। तो ज़रूर से ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूँगा आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप उसे चेक कर सकते हैं, ठीक है।